इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, कुंभ मेला। भारत वो देश है जो अपने धर्म, इतिहास, सभ्यता, त्योहार, भाषा, कला इत्यादि के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और ये सभी चीजें ही भारत को एक खूबसूरत देश बनाती हैं। और इसी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक मेले, जो हर वर्ष एक त्योहार की तरह ही काफी हर्ष, उल्लास और धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। इन मेलों में कुंभ मेला, सोनपुर मेला, पुष्कर मेला, हेमिसगोम्पा मेला, कोलायत मेला, गंगा सागर मेला इत्यादि पॉपुलर हैं। और आज की कहानी में हम इन्हीं में से सबसे प्रमुख और सबसे बड़े स्तर के मेले की बात करेंगे, जिसका नाम है कुंभ मेला। आपने इस मेले का नाम तो जरूर ही सुना होगा, और सुनेंगे भी क्यों नहीं। आखिर ये मेला है ही इतना खास कि इसे घूमने के लिए करोड़ों देसी और विदेशी टूरिस्ट्स आते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यही कुंभ मेला पूरे विश्व में सबसे बड़े रिलीजियस गैदरिंग के रूप में भी जाना जाता है। कुंभ मेले में सभी श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उनके सभी पाप धुल जाते हैं, और साथ ही उनके द्वारा किए गए सभी बुरे कामों का प्रायश्चित भी होता है। और इसमें सच्ची श्रद्धा से नहाने वालों को जीवन और मृत्यु की साइकिल से मोक्ष भी प्राप्त होता है। और इसीलिए ये मेला हिंदुओं के बीच एक मुख्य तीर्थ स्थल और त्योहार के रूप में जाना जाता है। ये मेला प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, गंगा के तट पर स्थित हरिद्वार, गोदावरी के तट पर स्थित नासिक और शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन में 12-12 साल की साइकिल में मनाया जाता है। पर इनमें से किस जगह कब ये मेला ऑर्गेनाइज करना है, ये डिसाइड होता है एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के द्वारा, जिसके लिए सोलर सिस्टम के जुपिटर की पोजीशन को एनालाइज किया जाता है। और इसी अनुसार ये त्योहार इन चारों जगहों में से किसी एक जगह पर सेलिब्रेट होता है। और आज की कहानी में हम इसी मेले के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए इसके रिलीजियस बैकग्राउंड, ब्रीफ हिस्ट्री और इंपॉर्टेंस का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस फेस्टिवल के रिलीजियस बैकग्राउंड से। रिलीजियस बैकग्राउंड ऑफ कुंभ मेला। दोस्तों, वैसे तो कुंभ मेले का नाम किसी भी एंशिएंट टेक्स्ट में नहीं मिलता है, बल्कि इस मेले का जिक्र इन हिस्टोरिकल किताबों में माघ मेला या प्रयाग स्नान के नाम से होता है। पर हमारे वैदिक टेक्स्ट्स जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद या अन्य पौराणिक ग्रंथों में माघ मेला या कुंभ मेले के पीछे की कहानी जरूर बताई गई है। और आज इसी कहानी के बलबूते माघ मेला कुंभ मेले के नाम से पॉपुलर है। इन पौराणिक किताबों में कुंभ को अमृत से भरे हुए घड़े के रूप में बताया गया है, और वहीं दूसरी ओर मेले का वर्णन एक लार्ज रिलीजियस गैदरिंग या सेलिब्रेशन के रूप में हुआ है, जिससे इस पूरे शब्द यानी कुंभ मेले का अर्थ निकलता है वो त्योहार जो अमृत से भरे वाटर सोर्स के पास ऑर्गेनाइज किया गया हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर अमृत, पानी और सेलिब्रेशन का क्या कनेक्शन है। ये जानने के लिए हमें हिंदू पौराणिक ग्रंथों के एक ऐसे किस्से को जानना होगा, जिसकी वजह से आदिकाल से लेकर आज तक कुंभ मेला बड़े ही शानदार तरीके से मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हिंदू ऋषि दुर्वासा ने सभी देवी देवताओं को श्राप दे दिया था, जिससे वो सभी शक्तिहीन हो चुके थे और अपने स्वर्गलोक को छोड़ नीचे धरती पर एक आम इंसान की तरह रहने लगे थे। तो वहीं दूसरी ओर उनके स्वर्गलोक पर राक्षस कब्जा करके पूरी सृष्टि का विनाश कर रहे थे। देवता राक्षसों के सामने काफी कमजोर हो चुके थे और वो किसी हाल में उन्हें हरा नहीं सकते थे। ऐसा देखते हुए गुरु ब्रह्मा ने देवताओं को एक सुझाव दिया कि अगर वो अमृत का रसपान कर लेते हैं तो उनकी खोई हुई शक्तियां वापस आ जाएंगी और वो राक्षसों को हराकर अपने स्वर्गलोक पर वापस कब्जा कर सकते हैं। पर ऐसा करने में एक दुविधा थी, क्योंकि वो अमृत स्वर्गलोक में ही मौजूद था और उसे पाने के लिए देवताओं को राक्षसों की मदद लेनी पड़ती। ब्रह्मा जी के इस सुझाव को मान सभी देवी देवताओं ने राक्षसों से मदद मांगी और उसके बदले में उन्हें आधा अमृत देने का वादा किया। अमृत का लालच देख सभी राक्षस देवताओं के साथ अमृत की खोज में शामिल हो गए और इसी खोज में स्वर्गलोक में समुद्र मंथन किया गया, जिसके बाद अमृत उत्पन्न हुआ। लेकिन जैसे ही अमृत से भरा कलश मिला, देवता और राक्षस दोनों ही उसे पूरा का पूरा हड़पना चाहते थे और इसके बाद देवता राक्षसों की आंख में धूल झोंककर अमृत पर कब्जा पाने में सफल हुए और वो अमृत लेकर दौड़ पड़े।
इसके बाद राक्षसों ने भी उनका पीछा करना शुरू किया और यह सिलसिला 12 दिनों तक चला, जो मानव जाति के लिए 12 वर्ष के बराबर होता है। लेकिन देवताओं द्वारा अमृत लेकर भागने के दौरान कलश से अमृत की 4 बूंदें स्वर्ग से धरती पर जा गिरी और माना जाता है कि ये अमृत बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज की त्रिवेणी संगम, उज्जैन की क्षिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में जा गिरी। और इसी कारण कुंभ मेला हर 12 वर्ष के अंतराल पर इन 4 जगहों पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के बाद जब कुंभ मेले का समय आता है तो ये नदियां वही अमृत का रूप धारण करती हैं, जिसमें नहाने से लोगों के सभी पाप हमेशा हमेशा के लिए धुल जाते हैं। ये थी कुंभ के पीछे की पौराणिक गाथा। आइए अब जानते हैं कि इस पर्व का हमारे भारतीय इतिहास में कैसे डेवलपमेंट हुआ। एवोल्यूशन ऑफ कुंभ इन इंडियन हिस्ट्री। दोस्तों, कुंभ मेले का जिक्र हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में नहीं मिलता, लेकिन हिंदुओं द्वारा जैसे कुंभ मेले के दौरान नदियों में स्नान किया जाता है, ठीक वैसे ही पवित्र नदियों में स्नान करने का इतिहास काफी लंबे समय से हमारे देश भारत में चलता चला आ रहा है। इस तरह के नहान पर्व का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहां प्रयाग में पवित्र नहान पर्व का उल्लेख किया गया है। जिसके अलावा इसका वर्णन बुद्धिज्म के पाली टेक्स्ट और महाभारत में भी मिलता है, जिसमें जगह जगह पर इसके महत्व को समझाया गया है। इन सब के अलावा कई रिलीजियस टेक्स्ट्स में अन्य कुंभ मेलों के स्थल जैसे नासिक, हरिद्वार और उज्जैन का भी उल्लेख है। लेकिन इतने रिकॉर्ड्स होते हुए भी ये नहान पर्व कब और कैसे शुरू हुआ, ये किसी को मालूम नहीं है। ऐसे ही एक पर्व का उल्लेख प्राचीन भारत के राजा हर्ष के समय काल में मिलता है, जिसका उल्लेख 7th सेंचुरी के बुद्धिस्ट चाइनीज ट्रैवलर और राइटर ह्यूएन सांग ने अपने रिटन अकाउंट्स में किया है। इस उल्लेख में उन्होंने प्रयाग को एक प्रसिद्ध हिंदू शहर के रूप में वर्णित किया है और ऐसा कहा है कि यह शहर मंदिरों की नगरी है, जहां गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर हिंदुओं द्वारा माघ महीने में स्नान किया जाता है। ह्यूएन सांग का यह उल्लेख किसी भी प्रकार के नहान पर्व का पहला लिखित सबूत माना जाता है। इसके अलावा अगर इंडियन रिलीजन के एक स्कॉलर जेम्स लॉक्टफेल्ड की रिपोर्ट्स की माने तो प्रयाग में हर वर्ष जनवरी मंथ में मनाए जाने वाले माघ मेले का ही ज्यादातर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में जिक्र मिलता है। उनके अनुसार यही बेदिंग रिचुअल्स हर साल माघ महीने में मनाए जाते हैं, लेकिन 12 साल की अवधि पर कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल संयोग बनते हैं जिनसे इन बेदिंग रिचुअल्स का महत्व और भी बढ़ जाता है और इसी वजह से काफी भारी मात्रा में लोग इसे अटेंड करते हैं। इसके अलावा दूसरे स्कॉलर जेम्स मैलिंसन के अकॉर्डिंग प्राचीन काल से मनाए जाने वाले प्रयाग माघ मेले की तरह ही कई पिलग्रिमेज सेंटर्स जैसे उज्जैन, नासिक और हरिद्वार जो पवित्र नदी के किनारे स्थित हैं, वहां पर भी ऐसे नहान पर्व मिडीवल पीरियड के दौरान शुरू हो चुके थे और ये पर्व हर साल काफी लोगों द्वारा विजिट किए जाने लगे थे। प्रयाग के नहान पर्व का उल्लेख 16th सेंचुरी के रामचरितमानस और ऐने अकबरी में भी मिलता है। ऐने अकबरी के अनुसार माघ महीने में प्रयाग संगम के अंतर्गत नहान पर्व ऑर्गेनाइज होता था, जिसको अटेंड करने के लिए हर कास्ट और क्लास के हिंदूज काफी भारी मात्रा में आते थे और उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती थी कि प्रयाग के जंगल्स और प्लेन्स भी उनके लिए कम पड़ जाते थे। इसके अलावा अगर अदर मिडीवल और मुगल टेक्स्ट्स जैसे खुलसत उत तवारीख, चहर गुलशन की माने तो धीरे धीरे हरिद्वार और प्रयाग की ही तरह हर वर्ष ये माघ महीने का नहान पर्व नासिक और उज्जैन में भी प्रैक्टिस किया जाने लगा था, लेकिन वहां इसे सिंहस्थ मेले के नाम से जाना जाता था। लेकिन इन सभी दस्तावेजों में से किसी में भी कुंभ मेले का जिक्र नहीं था, जिससे ऐसा कहा जा सकता है कि कुंभ मेला उस समय माघ मेला, माघ नहान पर्व या प्रयाग मेले के नाम से जाना जाता था। अगर केवल और केवल लिखित रूप में कुंभ मेले के सबसे पहले उल्लेख की बात करें तो वो 19th सेंचुरी तक कहीं भी नहीं मिलता और कुंभ, महाकुंभ और अर्धकुंभ जैसे टर्म्स 19th सेंचुरी के बाद प्रयोग में लाए गए हैं। कुंभ मेला शब्द सबसे पहले तब प्रयोग में लाया गया जब 1868 में ब्रिटिश ऑफिसर्स ने प्रयाग माघ मेला यानी प्रयाग फेयर की एक रिपोर्ट को कुंभ फेयर के नाम से ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पेश किया और फिर सोशो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए प्रयाग फेयर का कुंभ मेला के नाम से प्रचलन हो गया
और इसी तरह धीरे धीरे हरिद्वार, नासिक और उज्जैन के भी माघ मेले को कुंभ मेले के रूप में जाना जाने लगा। जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने इन चारों स्थानों को एक नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देकर वहां के पंडितों को खुश कर दिया और उसके बदले उन्होंने इन पिलग्रिमेज सेंटर्स द्वारा कलेक्ट किए गए ल्यूक्रेटिव टैक्स और ट्रेड रेवेन्यूज पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। और ऐसा माना जाता है कि तभी से हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक के माघ मेले को पॉपुलैरिटी मिल गई। और यही माघ मेला जब 12 साल की अवधि पर कुछ ऐसे ज्योतिष दैविक संयोग बनाता है तब उसे कुंभ मेला कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुंभ मेला की ब्रीफ हिस्ट्री। अब हम इस मेले के सिग्निफिकेंस को समझेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ कुंभ मेला। दोस्तों, प्राचीन काल से ही कुंभ मेला काफी बड़े स्तर के कमर्शियल इवेंट के रूप में जाना जाता है, जहां कई साधु संत, अखाड़ा मेंबर्स आते हैं और तरह तरह के प्रोग्राम्स जैसे कम्युनिटी सिंगिंग, स्पिरिचुअल और एजुकेशनल डिस्कशन और अदर एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं। इसके साथ ही कुंभ मेले में काफी लार्ज स्केल पर ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज होती हैं। और ये सभी चीजें आज से नहीं हो रही, बल्कि प्राचीन समय से ही इनकी परंपरा चलती चली आ रही है। अगर इतिहास की बात करें तो यही कुंभ मेला ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुए 1857 रिवोल्ट और इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एक सेंटर पॉइंट रहा, जिसमें भारत को आजाद कराने के लिए, जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए और पिलग्रिमेज टैक्स अबॉलिश करने के लिए प्रयागवल कम्युनिटी, अखाड़ाज, लोकल लीडर्स और कुंभ मेला पिलग्रिम्स ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा प्रयाग कुंभ मेला में ही सनातन धर्म सभा ने मिलकर यह डिसाइड किया था कि वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में करेंगे। और इससे यह कहा जा सकता है कि कुंभ मेले ने कहीं ना कहीं इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। इसके अलावा आज कुंभ मेला हिंदुत्व पॉलिटिक्स और हिंदू मूवमेंट का एक मेजर हब बनकर उभरा है। इन सब के अलावा कुंभ मेले की अपनी खुद की एक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है, जो भारत की आजादी के बाद साफ साफ देखा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद से ही कुंभ अटेंड करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जब भारत आजाद हुआ और उसके बाद प्रयागराज में कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया गया, तब उसको अटेंड करने वालों की संख्या करीबन 5 मिलियन थी, जो 2019 में 200 मिलियन तक जा पहुंची है। इलाहाबाद के अलावा हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में भी लोगों की संख्या कुछ इसी प्रकार बढ़ी है। लेकिन इलाहाबाद का कुंभ मेला हमेशा सबसे भव्य तरीके से आयोजित किया जाता है। और अगर रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड 2019 इलाहाबाद अर्ध कुंभ की बात करें तो उसके प्रिपरेशन में गवर्नमेंट द्वारा कुल 42,000 मिलियन रुपीस खर्च किए गए थे और सभी विजिटर्स को अकोमोडेट करने के लिए यहां एक टेम्पररी सिटी का भी निर्माण किया गया था, जिसका टोटल एरिया 2,500 हेक्टेयर था और उसमें 1,22,000 टेम्पररी टॉयलेट्स बनाए गए थे। इसके अलावा यहां स्टार टेंट से लेकर सिंपल टेंट्स तक मौजूद थे, ताकि हर स्तर के लोग उसे अफोर्ड कर सकें। इसके अलावा यहां लोगों को इजी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए 800 स्पेशल ट्रेन्स भी चलवाई गई थी। रोड, एयर और रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अलावा गवर्नमेंट ने विजिटर्स को रिवर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई थी, जिसे इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा मैनेज किया जाता है। इसके साथ ही लोगों की बेसिक नेसेसिटीज और अन्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट कनेक्शन और एप्स का निर्माण भी किया गया, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार से कोई भी असुविधा न हो। इतना ही नहीं, पूरे कुंभ मेला का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा वीडियो सर्वेलेंस और डिजीज सर्वेलेंस भी किया गया था। और यह पहली बार नहीं था कि इस तरह की सुविधाएं प्रदान की गई हों, बल्कि जब भी कभी कुंभ ऑर्गेनाइज होता है तब ऐसी ही फैसिलिटीज गवर्नमेंट द्वारा श्रद्धालुओं को प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके बदले में गवर्नमेंट को काफी हैवी रेवेन्यूज भी रिसीव होते हैं। जैसे कि जब गवर्नमेंट ने 2019 के कुंभ मेले पर 4,200 करोड़ स्पेंड किए थे, तो उन्हें 1 लाख करोड़ का काफी शानदार रिटर्न भी प्राप्त हुआ। इसके साथ ही प्रयागराज के लोकल बिजनेसेस, होटल्स और मार्केट्स की भी काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई, जिससे यूपी गवर्नमेंट को 12,000 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में प्राप्त हुए। इसके अलावा इसी मेले में वहां के लोकल पॉपुलेशन के 6 लाख लोगों को डिफरेंट सेक्टर्स में रोजगार भी मिला, जिससे प्रयागराज की लोकल इकोनॉमी काफी संपन्न हुई। और ऐसा ही हर बार होता है जब जब कुंभ मेला ऑर्गेनाइज होता है।
इस तरह कुंभ एक रिलीजियस गैदरिंग होते हुए भी हमारी इकोनॉमी को काफी सशक्त बनाता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी कुंभ मेले की कहानी। इस कहानी में हमने जाना कि कैसे ये मेला आदिकाल से लेकर अब तक इवॉल्व हुआ है। पौराणिक कथाओं में माघ मेला और नहान के नाम से मशहूर ये मेला आज पूरे विश्व के सबसे बड़े रिलीजियस गैदरिंग के रूप में जाना जाता है, जहां सभी श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर अपने पापों का नाश करते हैं। पहले तो ये फेस्टिवल केवल आम जनता, नागा साधु और अखाड़ाज के लोगों द्वारा विजिट किया जाता था, लेकिन आज जब भी कुंभ होता है तो इन लोगों के साथ साथ कई इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, विजिटर्स और मीडिया पर्सनालिटीज भी कुंभ मेले की खूबसूरती को एक्सपीरियंस करने आते हैं, जिसकी वजह से ये कुंभ मेला आज एक मेला नहीं बल्कि एक त्योहार बन चुका है, जिसको हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक में ही नहीं बल्कि आज पूरे भारत में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। और इसीलिए ये पर्व भारत की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसे देखते हुए यूनेस्को ने कुंभ मेले को अपने रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया है। दोस्तों, क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है इस मेले को? आपको क्या लगता है कि आने वाली नई पीढ़ी भी कुंभ मेले की इस परंपरा को बरकरार रख पाएगी? क्या आपको पता है कुंभ जैसे किसी और रिलीजियस गैदरिंग की कहानी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें।